नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने जो है एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया था और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। वर्णमाला के बारे में बताया था। वर्णमाला में दो चीज़ें बताई थी हमने, स्वर बताया था और व्यंजन बताए थे। व्यंजन की चीज़ें कहाँ तक हो गई थी? व्यंजन की चीज़ें यहाँ तक हो गई थी। हमने आपको बता दिया था कि व्यंजन होते क्या क्या हैं, किस व्यंजन को क्या कहा जाता है। हमने बताया भी था कि 5 वर्ग होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, है ना, और आपके ऊष्म व्यंजन भी बताए थे हमने, संयुक्त व्यंजन भी आपको हमने बताया था। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इनके उच्चारण स्थान। अक्सर पूछा जाता है कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, या फिर पूछ लिया गया आपसे ता का उच्चारण स्थान क्या है, या था का उच्चारण स्थान, या कोई भी वर्ण ले लिया जाए। तो हमने आपको बताया था कि देखो 5 वर्ग होते हैं, है ना। 5 वर्ग के उच्चारण स्थान हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी है और बहुत मोटी बात बताने जा रहे हैं आपको हम। देखो, ऊपर का वर्ग है और नीचे पा वर्ग है, ये सीक्वेंस में है क च ट त प, है ना। ध्यान दीजिएगा इसको। और हम ये अंदर से ये उच्चारण स्थान आपके लिखे हुए कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। ये अंदर से यानी कंठ से शुरू होता है और धीरे 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 एक सीक्वेंस निकलता हुआ बाहर ओंठ तक आता है। अब ध्यान दीजिएगा, क वर्ग यानी कंठ, कंठ से शुरू हुआ ना। अब क वर्ग के अंदर जितने भी 5 आपके वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं, और 5 के 5 क वर्ग वाले कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। जैसे क। अब ध्यान दीजिएगा, उच्चारण साथ में लेते रहिएगा। क, ख, ग, घ, अंग। ध्यान दीजिएगा, देखिए, ठीक है। तो इन जो 5वां वर्ण है उसको नासिक कहा जाता है। एक बार के लिए उसको भूल जाइएगा कि नासिक कहा जाता है, बस उच्चारण स्थान देखिएगा, गले से आ रहा है। ठीक है, गले से आ रहा है यानी ये कंठ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और इन वर्णों को, इन व्यंजन को कंठय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि खा किस प्रकार का व्यंजन है, तो कंठय व्यंजन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चावर की बात कर लें। च, तालु। तालु क्या होता है? तालु जो दांत होते हैं आपके, दांत के पीछे वाला भाग यानी गले से आगे और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसे तालु कहा जाता है। गले से आगे दांत के पीछे वाला भाग, ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पे जबान आपकी जो है टच करेगी जाके, आपकी जबान जो है वहाँ पे छुएगी जाके। जैसे च। अब च है तो देखिए दांत में नहीं छू रही है ना, दांत के ऊपर मसूड़ों पे छू रही है, पीछे वाले भाग पे छू रही है, जो बीच वाला है, बिल्कुल, है ना। च, छ, ठीक है, ज, झ, इया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस को, ये क्या है? तालु वाले पोर्शन है। अब टा वर्ग पे आ जाते हैं। मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? दिमाग में बिल्कुल ख्याल बसा के रखिएगा कि मूर्धा मतलब बड़ा टिपिकल सा, बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहा है। कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है भैया, ध्यान दो इसको। मूर्धा का मतलब ये होता है दांत के ऊपर मसूड़ों वाला भाग। ठीक है, उसे मूर्धा कहा जाता है। दांत के ऊपर, मसूड़ों से भी ऊपर, यानी तालु के आगे और मसूड़ों से ऊपर वाला भाग जो है वो मूर्धा कहा जाता है। ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद ता वर्ग पे आ जाते हैं। ता सीधे सीधे दांत से लड़ रहे हैं जितने भी है, ता, था, द, ध। ठीक है, ये सब क्या है? दंते हो गए आपके, यानी दंत व्यंजन हो गए। प वर्ग पे आ जाते हैं। प वर्ग क्या है? ओष्ठ, यानी ओठ से बोले जाने प। देखो, बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। प, फ, ब, भ, म, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। इसके बाद अब 2-3 चीजें हैं, जैसे आपके जो अंतस्थ व्यंजन है कौन से? यार अलावा, है ना। यार अलावा में या जो है वो आपका कहां पर है? तालु में बोला जाएगा। ठीक है, तालु में बोला जाएगा। इसको भी तालव्य वर्ण आप कह सकते हैं। कह सकते हैं, कहते ही हैं इसको तालव्य वर्ण। और ऊष्म व्यंजन का श, ये वाला, ये भी तालु से ही बोला जाएगा। श, देखिएगा सीटी वाला जो होता है श, है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये भी आपका जो है क्या है? ये तालु से बोला जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये है क्या? या जो है वो आपका क्या है? महाप्राण में आता है और सघोष व्यंजन है। और ये श, देखिए खा वाला, जिसको इसको खा भी कहा जाता है, खटपूर्ण वाला श भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अघोष और महाप्राण में है, और ये क्या है? मूर्धन्य है आपका। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी को कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको बाद में क्लियरिफाई कर देंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम, मुझे पूरी उम्मीद है मैं इतना सरल पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँच जाए। ठीक है, अब इसके बाद चले आ जाते हैं। या हो गया था र, ल और व। तो र आपका दंत मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा, दंत मूल, मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है जड़। ठीक है, और दंत का मतलब दांत होता है। ध्यान दीजिएगा,
बहुत सरल बता रहे हैं, मतलब दांतों की जड़ यानी मसूड़ों का वो भाग जहां से दांत निकले हुए हैं उसे दंतमूल्य कहा जाता है। वर्ष भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए। चौ लिख देते हैं यार, इसको क्या कहा जाता है? मसूड़ा, सीधे सीधे कह लो, ठीक है, इसको मसूड़ा कहा जाता है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, सरल कर दिया हमने इसको। जहां पे दंतमूल्य या वर्ष लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लो कि मसूड़े की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। र जो होता है वो दंतमूल्य यानी मसूड़े, र देखो, र मतलब दांत के ऊपर जहां से दांत जहां से निकल रहे हैं, मसूड़े वाला भाग है ना। ल भी वहीं से होता है। वह आपका जो होता है दंतोष्ठ कहा जाता है, ठीक है। दंतोष्ठ क्यों कहा जाता है? दांत और ओंठ से एक साथ बोला जाता है, वह, ध्यान दीजिएगा, वह। जब तक आप जो है ऊपर वाला दांत निचले होंठ पे टच नहीं कराएंगे तब तक वह नहीं बोल पाएंगे, वह, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, इसलिए हमने नीचे लिख दिया ऊपर के दांत और निचला वाला ओंठ, है ना, लिखा हुआ है बाकी बराबर। हा को स्वर यंत्र से बोला जाता है। स्वर यंत्र क्या होते हैं? स्वर यंत्र गले का वो भाग जहां से स्वर निकलते हैं, ठीक है। जैसे हा बोल रहे हैं आप, देखिए हा, हा, न दांत का प्रयोग हो रहा है, न जीवा का प्रयोग हो रहा है, न तालु का प्रयोग हो रहा है, किसी भी चीज का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? गले का वो भाग जहां से स्वर निकलते हैं उसको स्वर यंत्र कहा जाता है। अब एक चीज और है, पिछली क्लास में हमने नहीं बताया था। हा जो है आपका सघोष और महाप्राण है। सघोष और महाप्राण होते क्या हैं इनके बारे में अभी हम आपको बताए थे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो अयोगवाह होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह अलग है और हिंदी में अयोगवाह अलग होते हैं। अयोगवाह उनको कहा जाता है जो आ के योग से बनते हैं। जैसे ये बिंदी हमने लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको अंक कहा जाता है ना, तो आ के साथ आया, इसको अहा कहा जाता है यानी विसर्ग। ये आपका क्या है? अनुस्वार है और ये आपका विसर्ग है। अनुस्वार आ के साथ ही यूज किया जाता है, किसी भी आप व्यंजन के साथ इसको जोड़ेंगे तो आ के साथ ही रहेगा वो, और आ जो है उसी व्यंजन के साथ लिप्त हो जाता है। तो ये इसीलिए अयोगवाह यानी आ के योग से मिलकर बने हुए, साधारण सी भाषा में आप समझिएगा इसको, ठीक है। आ के योग से मिलकर बने हुए अंक आहा, इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ठीक। या और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर न व्यंजन में होते हैं न स्वरों में होते हैं, या फिर ये कह लो कि उनको व्यंजन भी कहा जा सकता है, उनको स्वर भी कहा जाता है। इसलिए जो य और व है इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये लिखा है इसलिए है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अर्धस्वर कौन से होते हैं। अक्सर कई बार पूछा गया है, यूपी SSS में, यूपी टेट में, सुपर टेट में कई बार पूछा गया है आपको। इसके बाद जब हम MCQ कराएंगे आपको तो सारे के सारे क्वेश्चन की चर्चा कर लेंगे जो यहाँ से बनने वाले हैं और जो पूछे गए हुए हैं, ठीक है। र को लुंठित कहा जाता है। और लुंठित क्या होते हैं? ठीक है, लुंठित का मतलब ऐसे वर्ण होते हैं लुंठित जिनका उच्चारण तालु, ठीक है, तालु को स्पर्श और बड़ी वाइब्रेशन के साथ र देखो र मतलब तालु के साथ स्पर्श हुआ और बहुत ही स्पीड के साथ वो घर्षण कर रहा है, इसलिए, ठीक है, इसको लुंठित कहा जाता है। ल को पार्श्विक कहा जाता है। पार्श्विक क्यों कहा जाता है? जब ल बोलते हो तो जबान आपके पीछे पलट जाती है और बगल से हवा निकलती है उसकी, ठीक है, ल, ठीक है, अगल बगल से जब वायु निकली तो इसलिए इसको जो है क्या, पार्श्विक कहा जाता है। दो चीजें हमने कल आप लोगों को बताई थी, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है, ड और ढ, ठीक है। ये मूर्धन्य होते हैं यानी मूर्धा से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान। सघोष होते हैं यानी ढ जो है आपका सघोष होता है और अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण हमने कल बताया था आपको, अल्प प्राण वो होते हैं जहां पे कम प्राणवायु निकले, और जहां पे ज्यादा प्राणवायु निकले वो क्या है? आपके महाप्राण कहलाते हैं, जहां पे ज्यादा निकले, ढ, ठीक है। मूर्धा होते हैं, सघोष होते हैं। एक चीज और जान लीजिए, आगे हमने लिखा हुआ दोनों, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक। और ये पूछा भी बहुत गया है कि निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन कौन है, या ढ को क्या कौन सा व्यंजन कहा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो व्यंजन वर्णमाला की आखिरी कड़ी थी हमारी व्यंजन, और व्यंजन को आज यहीं पे समाप्त करते हुए हम अगली क्लास में जो अगला वीडियो आपका बनाएंगे तो वो किसी दूसरी चीज का बनाएंगे और उस पर फिर चर्चा करेंगे। और कोई भी अगर जो आपको समस्या हो रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप को लिखने से जीतेंगे हम, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।